राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली टोंक राजस्थान से मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन बोल रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। आज मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें बीकॉम पार्ट थर्ड व्यावसायिक प्रशासन के प्रश्न पत्र सेकंड बीमा के मूलाधार के एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। वो चैप्टर है बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। बीमा के अध्ययन में कुछ शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है, उसको समझना है। पहला बार बार आता है बीमा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल, जिसको प्रीमियम कहते हैं, के बदले में बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने या किन्हीं विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित या निश्चित की जाने वाली धनराशि का भुगतान करने का वचन देते हैं। तो दो पक्षकार हो गए। तो दूसरी जो है वो है बीमाकर्ता। अब इसमें दो पक्षकार में एक होता है बीमाकर्ता। बीमाकर्ता वह व्यक्ति अथवा संस्था है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन देती है। दूसरे शब्दों में बीमा अनुबंध का भार उठाने वाले व्यक्ति बीमाकर्ता हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में जबकि बीमा का प्रादुर्भाव हुआ था, तब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी भी साथी की हानि को पूरा करने के लिए कोष इकट्ठा कर लिया करते थे। प्रारंभ में तो यहीं से शुरुआत हुई थी, किंतु वर्तमान में सुसंगठित संस्थाएं विद्यमान हैं जो जोखिमों से घिरे हुए व्यक्तियों को दुर्घटना होने पर हानि की पूर्ति करने का कार्य करती हैं। अनेकों आप देखते हैं अनेकों संस्थाएं बनी हुई है। जीवन बीमा निगम है, साधारण बीमा निगम है तथा उसकी 4 सहायक कंपनियां हमारे देश में बीमा करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। जीवन बीमा करने का कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम करता है। अन्य सभी प्रकार के बीमे का कार्य साधारण बीमा निगम अपनी 4 सहायक कंपनियों के माध्यम से करता है। ये कंपनियां हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये भारत में सभी बीमा करता है। इसके अलावा अभी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं जो बीमा करती हैं। तीसरा है बीमित अथवा बीमाकृत अथवा बीमादार। बीमित बीमा अनुबंध का वह दूसरा पक्षकार है जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है अथवा जिसका बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है। बीमित कोई व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के रूप में भी हो सकता है। यह व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। चौथा है बीमा की विषय वस्तु। जिस जीवन या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। बीमित उसी विषय वस्तु का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका बीमा योग्य हित हो। अतः कोई भी जीवन या संपत्ति बीमा की विषय वस्तु तभी बन सकती है जबकि किसी बीमा कराने वाले व्यक्ति का उसमें बीमा योग्य हित हो, यानी आर्थिक रूप से उसमें बीमा योग्य हित हो। व्यक्ति का स्वयं का जीवन, अपने जीवन साथी का जीवन, स्वयं की संपत्ति या उस संपत्ति जिसमें बीमित का वित्तीय हित हो, बीमा की विषय वस्तु बन सकती है। अगली जो शब्दावली का शब्द है वो है प्रीमियम। बीमा प्रीमियम बीमा अनुबंध का वह प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से वसूल करता है। अन्य शब्दों में प्रीमियम वह प्रतिफल है जो बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमा पत्र के मूल्य के रूप में चुकाता है। 6 है बीमाकृत राशि या बीमा धन। बीमा के अनुबंध के अनुसार वह अधिकतम राशि जो
बीमित द्वारा बीमाकृत दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है। बीमाकर्ता का बीमा अनुबंध के अंतर्गत अधिकतम दायित्व उसी बीमा राशि के बराबर तक सीमित होता है। अगला जो है वह अल्प बीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि पर करवाया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में संपत्ति के मूल्य से कम राशि का बीमा करवाना ही अल्प बीमा है। अल्प बीमा की दशा में संपत्ति के मूल्य या बीमा धन के अंतर की राशि के लिए स्वयं बीमित ही बीमाकर्ता माना जाता है। फलतः बीमाकर्ता केवल औसत आनुपातिक हानि की राशि ही चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। शेष हानि की राशि के लिए बीमित स्वयं उत्तरदायी होता है। अधिबीमा, ओवर इंश्योरेंस। इसके विपरीत जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का करवाया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में संपत्ति के मूल्य से अधिक राशि का बीमा करवाना ही अधिबीमा कहलाता है। अधिबीमा करवा लेने पर भी बीमाकर्ता केवल वास्तविक क्षति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। बीमित किसी भी दिशा में अपनी वास्तविक क्षति से अधिक राशि वसूल नहीं कर सकता है। कभी कभी एक ही बीमा पत्र द्वारा अधिबीमा करवा लिया जाता है तो कभी कभी एक से अधिक बीमा पत्र लेकर दोहरा अधिबीमा करवा लिया जाता है, किंतु उन दोनों ही दशा में अधिबीमा का परिणाम एक समान ही होता है। अल्प बीमा एवं अधिबीमा केवल क्षतिपूर्ति बीमा, अग्नि, समुद्री आदि बीमा में ही लागू होता है। जीवन बीमा में यह संभव नहीं होता। जीवन बीमा करते समय बीमित व्यक्ति को प्रीमियम जमा कराने की क्षमता को ही देखा जाता है। उसकी मृत्यु से उत्पन्न होने वाली क्षति को नहीं मापा जाता है। जीवन की क्षति में उत्पन्न होने वाली हानि की राशि की गणना संभव नहीं है। अतः जीवन बीमा के संदर्भ में अल्प बीमा एवं अधिबीमा की अवधारणा लागू नहीं होती है। फिर अगला है पुनर्बीमा। जब कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। जिस बीमाकर्ता से बीमाकृत जोखिम का पुनर्बीमा करवाया जाता है उसे पुनर्बीमा कर्ता कहते हैं। फिर है दोहरा बीमा। जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। इस प्रकार एक ही विषय वस्तु के लिए एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करना ही दोहरा बीमा है। जीवन बीमा में तो ऐसे सभी बीमाकर्ता की राशि प्राप्त की जा सकती है, किंतु क्षतिपूर्ति बीमा, अग्नि, समुद्री आदि की दशा में क्षति की वास्तविक राशि ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे दोहरा बीमा के अधीन कितनी ही राशि का बीमा क्यों न करवाया गया हो। अगला है आवरण पत्र या संरक्षण नोट, अस्थायी बीमा पत्र, कवर नोट। जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बीमा में बीमा प्रीमियम जमा करवाने के साथ ही बीमा एजेंट या अधिकारी बीमित को एक प्रपत्र जारी करता है जिसे आवरण पत्र या संरक्षण नोट या अस्थायी बीमा पत्र कहते हैं। इस आवरण पत्र में ही बीमा की विषय वस्तु की पहचान संबंधी आवश्यक बातें तथा वसूल की गई प्रीमियम का उल्लेख होता है। यह आवरण पत्र संरक्षण नोट इस बात का प्रमाण होता है कि बीमित ने उसकी ओर से बीमाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रीमियम का भुगतान कर दिया है तथा बीमाकर्ता ने उस बीमा पत्र प्रस्ताव को बीमा की शर्तों के अधीन स्वीकार कर लिया है। आवरण पत्र संरक्षण नोट की उपयोगिता तब तक होती है जब तक कि बीमा पत्र तैयार नहीं हो जाता। बीमा पत्र जारी कर देने के बाद आवरण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवरण पत्र तब भी जारी किया जाता है जबकि बीमा की विषय वस्तु का संपूर्ण निरीक्षण करने तथा उसकी प्रीमियम निर्धारित करने की कार्रवाई बाकी हो। ऐसी स्थिति में यह अल्पकाल के लिए जारी किया जाता है। जो ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है बीमा पत्र जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बीमा पत्र। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच बीमा अनुबंध किया जाता है। इस पर सामान्य अनुबंधों की भांति दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होते बल्कि बीमाकर्ता के ही हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा पत्र एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें बीमा
अनुबंध की सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है। उसमें उन सभी परिस्थितियों का उल्लेख होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित की क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे बीमा पत्रों को तैयार करने का कार्य विशेषज्ञ ही करते हैं। इनमें देश के सामान्य कानून को ध्यान में रखकर अनेक शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इन पर आवश्यक मुद्रांक भी लगाए जाते हैं। बीमाकर्ताओं के बारे में एक विशेष बात यह है कि इन बीमाकर्ता के ही हस्ताक्षर होते हैं, बीमित के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ऐसा होते हुए भी बीमित और बीमाकर्ता दोनों के दायित्व पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है कालातीत बीमा पत्र। जब कोई बीमा पत्र व्यक्ति बीमा पत्र की शर्तों के अनुरूप देय बीमा प्रीमियम का भुगतान यथासंभव अनुग्रह दिनों के समाप्त होने तक जमा नहीं करवाता है तो उस बीमा पत्र के अधीन बीमित लाभ प्राप्त होने बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह बीमा पत्र कालातीत बीमा पत्र कहलाता है, लैप्स पॉलिसी हो जाती है। संक्षेप में कालातीत बीमा पत्र वह है जिसमें देय प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित को उसके अधीन लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। और फिर है बीमा नियामक या एवं विकास प्राधिकरण। भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन एवं विकास करने हेतु भारत ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना बीमा नियमन तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अधीन की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में बीमा व्यवसाय का नियमन, संवर्धन एवं विकास करना है। यह प्राधिकरण एक समामेलित संस्था है। यह पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था है। इसकी एक सार्वमुद्रा है। वह अपने नाम से संपत्ति खरीद, बेच एवं रख सकती है, दूसरों के साथ अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा दूसरे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य तथा एक सभापति एवं अध्यक्ष होता है। धन्यवाद।